साल 1952 में जब पहली बार लोकसभा राज्यसभा बनी, कॉन्स्टिट्यूट की गई, तो तब क्या किया गया होगा? क्योंकि भाई उस समय तो एक साथ 245 भरे होंगे, अंदर सारे मेंबर एक साथ आए होंगे। उस समय यह किया गया था कि लॉटरी सिस्टम डेवलप करके 1/3 मेंबर्स के हाथ में दे दिया गया 2 इयर्स, आगे 1/3 को दे दिया गया 4 इयर्स और आगे वालों को दे दिया 6 ईयर, ताकि साइकिल स्टार्ट हो जाए। ठीक। और राज्यसभा का इलेक्शन फिक्स होता है, ईयर फिक्स होता है। कहीं भूलो तो याद रखना कि ऐसा ईयर होता है जिसको 2 से डिवाइड कर दो, मैथ्स की लैंग्वेज 2 से भाग दे दो, वो ईयर फिक्स है इसका, क्योंकि पूरी साइकिल शुरू हुई 52 में। तो 52, 54, 56, 58, 60, 62 और अब इस साल 2022 में राज्यसभा का इलेक्शन होगा। 1/3 मेंबर्स निकलेंगे और फ्रेश 1/3 मेंबर्स इसमें आएंगे। यहां तक की कहानी पूरी क्लियर एकदम? ठीक। चलिए अब हम आते हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा में मैंने कहा कि आर्टिकल 81 में लोकसभा का प्रावधान है और लोकसभा का जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से जीत के आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉपुलर चैम्बर। क्या बोलते हैं? पॉपुलर चैम्बर। क्योंकि लोकप्रियता ही रहती है आधार, चुनाव जीतने का एक आधार लोकप्रियता भी है। लोकप्रिय ही नहीं है, आपको जानता ही नहीं है तो कौन वोट डालेगा? ठीक। तो आप देखते हैं कि 50% पर जोर दिया था चुनाव के दौरान, ताकि अधिक से अधिक लोगों के घर तक बात पहुंचे, लोग वोट डालें। ऐसा नहीं पता ही नहीं है कैंडिडेट खड़े हुए हैं, क्योंकि यदि आप गंभीर कैंडिडेट नहीं हो चुनाव लड़ लें तो चुनाव लड़ने तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ सकता है। जमानत राशि भी बहुत ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये। अगर फ़ोन करके बोल दो कि फीस देनी है एक साथ और जाके फॉर्म भर दो, क्या है? और ये भाव को आप एक से बैठ के निकल दे दें, 50 कर दें कि अब की बात मेरी सरकार, अरे बोलता ही है। लेकिन दिक्कत जब आएगी जब टोटल डाले गए वोट काउंट होंगे और यदि आपको वैलिड वोट का 1/6 नहीं मिला है तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जमानत राशि आपकी जब्त हो जाएगी। भारत में एक पार्टी ऐसी भी है जिसने जमानत जब्त कराने में विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2014 के आसपास आपको पता होगा, जब लहर चल रही थी बीजेपी की, तो आम आदमी पार्टी भी कूद पड़े उनने कि अब हम पूरे भारत में चुनाव एक साथ लड़ेंगे। केजरीवाल भी तुरंत पहुंचे वहां से और दिल्ली से सीधे उन्होंने बनारस में ही निकले, वो साल मैं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। खुद की जान जब्त हुई, उनके जो पार्टी के कैंडिडेट जो पूरे भारत में खड़े हुए सबकी जान जब्त हुई। फिर आम आदमी पार्टी ने बैकफुट पर गया, उन्होंने कहा एक काम करो, अब दिल्ली संभालेंगे, वापस दिल्ली आओ। और पब्लिक से माफ़ी मांगा कि अब हम दिल्ली फोर्स करेंगे, अब हम आगे एक्सपेंशन नहीं करेंगे। लेकिन अब वापस से आम आदमी पार्टी विस्तार कर रही है, अब दिल्ली से निकल के वो पंजाब और यहाँ सब उत्तराखंड वगैरह में एक्सपेंशन कर। उस समय उनको सेटबैक लग गया था बहुत तगड़ा। ठीक, ये जानना चाहिए आपको कि जमानत जब्त होना क्या होता है। टोटल डाले गए वैलिड वोट का 1/6 नहीं मिलेगा तो आपकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी, गारंटी मनी। ठीक, इसमें एक चीज रखना है आपको कि टोटल डाले गए वैलिड वोट जब मैं बोलता हूं तो आपको नोटा के वोट हटा के काउंट करने हैं। नोटा वैलिड वोट नहीं मनाता है, नोटा वैलिड वोट नहीं मनाता है। नोटा के वोट हटा के अब जो रिमेनिंग वोट हैं उसमें आपको 1/6 नहीं मिला है, हालांकि % है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आखिर में आया चल जाएगा वो भी। लेकिन 1/6 नहीं मिला है तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि विनिंग कैंडिडेट को भी 1/6 वोट नहीं मिले हैं, जो जीता है उसको भी नहीं मिले, लेकिन हमारे फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है। अब फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है और टोटल डाले गए वैलिड वोट इतने बिखर गए कि किसी को भी 1/6 नहीं आया। लेकिन उनमें भी होता नहीं है, गधों में भी एक अच्छा गधा। ठीक, वो स्थिति है कि सारे फेल हुए, हम भी फेल हुए, लेकिन आप 5 के 5 सब्जेक्ट में हुए, अपन 4 में फेल हुए, 1 में अपन बिल्कुल बॉर्डर पे ही हैं। तो ऐसे स्थिति पास तो माने जाएगा आप एक पेपर से। यहाँ पे भी होता है कि यदि एक व्यक्ति, यदि किसी को नहीं मिला है तो विनर कैंडिडेट छोड़ के बाकी सबकी जमानत राशि जब्त। बस भाई, ऐसा यदि कोई पूछे तो बताना आपको ये रहेगा कि विनर कैंडिडेट को छोड़ के जो जीता हुआ है, क्योंकि वो तो जीत ही गया है, तो उसको इनाम स्वरूप उसकी जमानत राशि छोड़ के बाकी सब भी जब्त होगी।
ये ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता, पूछेंगे तो वो कहें कोई उल्टी पुल्टी बातें बोलेंगे, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में ये चीज होती है। अब लोकसभा में आपको ये देखना है सबसे पहले कि लोकसभा में यह लिखा गया है कि नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स। यहाँ पे जो डिवीजन है ये अलग है, थोड़ा सा अलग कैसे है कि वहां पढ़ रहे थे, वहां पे दो तरह के मेंबर्स थे, नॉमिनेट इलेक्टेड। तो यहाँ पे नॉमिनेट इलेक्टेड में जो यहाँ पे दोनों तरह के मेंबर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्टेड हैं उनको अंतर किया गया है यूटी और स्टेट के संदर्भ में, वहां अंतर नहीं किया गया। यहाँ कहा गया कि 530 आएंगे आपके स्टेट से और 20 आएंगे आपके यूटी से, ठीक, यूटी से। और यहां पे भी ऊपर साफ कह दिया गया है कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा, लेकिन यूटी के मामले में पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड कर सकती है, में बाय लॉ। यूटी के मामले में डायरेक्ट इलेक्शन शब्द नहीं लिखा है। पहले उसके एग्जाम में आ जाए कि यूटी के मामले में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूटी चूज इन सच अ मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। ठीक, ये ऐसा वर्ड है कि यदि मैं पढ़ाता नहीं और पूछता तो 90% लोग कहते हैं कि साहब डायरेक्ट इलेक्शन लिखा होगा, होता है डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक। लेकिन मैंने इसलिए फोकस किया कि आपको टर्म्स पता होना चाहिए, टर्म्स के कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है इस बात को। अब यहां लिखा गया है कि जो सीटों का आवंटन किया जाएगा वो एक रेशो में किया जाएगा, एक रेशो में किया जाएगा। नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और नंबर ऑफ जो रेशो रहेगा, रेशो बिटवीन रहेगा नंबर एंड द पॉपुलेशन स्टेट। मतलब सभी राज्यों के बीच एक समरूपता, एक सिमिलैरिटी मेंटेन की जाएगी, एक रेशो मेंटेन किया जाएगा। रेशो रहेगा कि एक निश्चित पॉपुलेशन पे एक कैंडिडेट चुना जाए और ये जो रेशो रहे ये सभी राज्यों में एक समान रहे। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक, यहां पे भी समझना ये है कि सोफा रेस्पेक्टिकेबल, तो ऑब्वियसली इसमें मैंने कहा कि रेशो जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या ज्यादा है तो सीट ज्यादा हो जाएगी आपके पास। यदि आपके राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है तो रेशो मतलब नंबर ऑफ सीट्स आपको ज्यादा मिलेगी, और पॉपुलेशन कम है तो सीट्स कम मिलेंगी। अब ये जो डिवाइड किया गया था, सीट्स को जो आवंटन किया गया था, यहां पे एक बात जो कही गई वो ये कही गई कि पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है ये बदलती है, भेजते तो है नहीं। और इन्होंने कहा कि आपको मेंटेन करना है जनसंख्या और कैंडिडेट के बीच के रेशो को। तो ऑब्वियसली आपको समय समय पर सीटों को रीएडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स। हर 10 साल पे जनगणना आती है, नए फिगर्स आते हैं, और उस नए फिगर साथ आपको पॉपुलेशन को भी क्या करना पड़ेगा, सीटों को क्या करना पड़ेगा, रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे 82 आर्टिकल लिखा है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसेक्स, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। ठीक, और ये स्पेशली मतलब हाउस ऑफ द पीपल के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि हर जनगणना के बाद आपको अलोकेशन सीट्स को लेकर रीएडजस्टमेंट करनी होगी। ठीक, लेकिन ये जो रीएडजस्टमेंट की बात थी, इसमें समस्या आई। समस्या ये आई कि यदि अपन बदले हुई जनसंख्या के मुताबिक सीटों को रीएडजस्ट करेंगे तो वो राज्य जो जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं उनको ज्यादा सीट मिल जाएगी, और जिन्होंने अच्छा काम किया, पॉपुलेशन कम करके, उनको सीट कम हो जाएगी। ठीक, और जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा, उनकी सीट ज्यादा, तो लोकसभा में उनका महत्व ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में बहुमत, तो वही राज्य अपने लिए सारे विकास के कार्य अपने लिए करेंगे, और जिन्हें जनसंख्या कम कर दी वो बेचारे बैठ के देखते रहेंगे। उनका दंड ये था, उनकी गलती ये थी कि उन्हें पॉपुलेशन कम कर ली। अब ना एयरपोर्ट बनेगा, ना हाईवे, ना मेट्रो, बस बैठ के तारे गिनूँ आप।
और जिन जिन राज्यों ने बहुत जनसंख्या बढ़ाई, गलत काम किया, लेकिन उनको उनके मेंबर ज़्यादा हैं तो सारी सीट्स उन्हें सारे फेवर पॉलिसीज उनके फेवर में आ जाएगी। तो ये डिसबैलेंस को मेंटेन करने के लिए 1971 में इस रीएडजस्टमेंट के प्रोसीजर को कुछ समय के लिए रोकने का प्रयास किया गया कि भाई इसको अपन बार बार बदलेंगे नहीं, जब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि हम पॉपुलेशन स्टेबल ना कर लें, स्टेबिलिटी स्थिरता हासिल कर लें। ठीक, आपने सुना होगा टोटल फर्टिलिटी रेट जो डिजायरेबल हमारे यहाँ वो 2.1 के आसपास है। ठीक, 2.1 क्यों? क्योंकि पति पत्नी दो लोग हैं तो वो दो हटेंगे तो दो आगे ऐड करेंगे, इस तरह से जनसंख्या ऐड करने का। और 0.1 मतलब कि किसी बच्चा नहीं भी हो, कुछ भी हो तो एक किस्ती 0.1 किस्ती, ये अपने 0.1 रखा है। 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट जो डिजायरेबल है, रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं इसको, ये हमने रखी है। ठीक, ये अलग बात है, अलग चर्चा करेंगे, लेकिन अपन यहाँ आते हैं। 1971 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया और कहा गया कि इसके लाभ, इसके फर्क, इसके बेनिफिट्स आफ्टर सम डिकेड्स हमें दिखाई देंगे, तब तक के लिए हम इसको रोक देते हैं। किसको? रीएडजस्टमेंट को। और रीएडजस्टमेंट करने के लिए कमीशन होता है जिसको बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन, जो काम होता है उसको बोलते हैं डीलिमिटेशन, हिंदी बोलते हैं परिसीमन आयोग, और जो काम होता है उसको बोलते हैं परिसीमन करना। जम्मू कश्मीर के मामले में आज के न्यूज़पेपर में ये परिसीमन आयोग, परिसीमन की बातें आज न्यूज़पेपर में है। तो परिसीमन को रोक दिया गया, लेकिन दो तरह से डीलिमिटेशन होता है। मैंने कहा था एक होता है बिटवीन द स्टेट्स, जिस राज्य की संख्या घटी, जिसकी बड़ी, उनके बीच में सीट्स का एलोकेशन, और एक होता है विद इन द स्टेट। डीलिमिटेशन दो तरह का होता है, एक राज्य के भीतर, भाई कोई जिला है वहाँ जनसंख्या बढ़ गई, कोई जिला है जनसंख्या कम हुई है, माइग्रेट हुए हैं कुछ लोग, तो उनके बीच में रीएडजस्टमेंट करना डिस्ट्रिक्ट वाइज। और एक होता है बिटवीन द स्टेट्स, यूपी, एमपी, बिहार, यूपी, मतलब दो तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दो तरह से रीएडजस्टमेंट होता है, विद इन द स्टेट और बिटवीन द स्टेट। तो 1971 में कहा गया कि बिटवीन द स्टेट्स, राज्यों के मध्य सीटों के आवंटन को हम अभी ब्रेक देंगे। और आज भी जो हाउस ऑफ द पीपल में स्टेट्स के बीच में सीट एडजस्ट हैं, वो 1971 के पॉपुलेशन सेंसस पे बेस्ड है। ये समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन स्टेट के अंदर रीएडजस्टमेंट के लिए 2001 के जनगणना का इस्तेमाल किया गया है। राज्यों के भीतर रीएडजस्टमेंट चल रहा था, लेकिन राज्यों के मध्य एडजस्टमेंट को पहले ही रोक दिया गया। और ये रोक के साल 2000 तक के लिए माना गया कि भाई हमको अगले कुछ साल लगेंगे, तब हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको रोक दिया गया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक, रोक दिया गया। ठीक, इसको रोकने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक हुआ 1976 में। लेकिन जब साल 2001 आया तो उस साल भी बैठक हुई और ये पाया गया कि भाई अभी भी इसमें पॉपुलेशन स्टेबिलिटी में समय लगेगा, और यह माना गया कि 25 साल लगेंगे। तो 2001 से 25 जोड़ के 2026 तक के लिए इसको रोक दिया गया। और यह किया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के माध्यम से, 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से। ये जो अवधि थी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये 2026 तक कर दी गई, और आज हम 2026 तक के फिगर को ही लेके चल रहे हैं। ठीक, आप यदि इससे पहले आर्टिकल, इससे पहले देखेंगे तो यहाँ पे ये साफ मेंशन है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी तब इसको हम वापस से करेंगे। 2026 का पहली जनगणना कब होगी? 2031 में होगी, 10 साल में होती है। तो ऑब्वियसली 2031 में इसमें बदलाव आने की संभावना है, लेकिन बशर्ते यदि पॉपुलेशन स्टेबल हुई तो, नहीं हुई स्टेबल तो फिर बात अलग है। ठीक है, यह समझ में आ गई? पॉइंट्स क्लियर एकदम? चलिए, अब मैंने कहा कि
सीटें 71, 2001 और 2026 से 3 जो डेट्स हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम। 1971, 2001 एंड 2026, ये 3 जो डेट्स आ रही हैं ये लोकसभा के कॉन्टेस्ट में आ रही हैं, उसके रीएडजस्टमेंट के संदर्भ में आ रही हैं। ठीक, क्लियर है? ठीक, क्लियर है ना? यहां पर एक चीज और कि लोकसभा में सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी होता है, आरक्षण है लोकसभा के अंदर। और यदि आप देखेंगे तो आर्टिकल 330 और 334 में आरक्षण की बात की गई है लोकसभा में। लेकिन यह जो आरक्षण है केवल 2 ही कैटेगरी के लिए है, एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के संदर्भ में है लोकसभा में सीटों का आरक्षण। और किस राज्य में कितना आरक्षण होगा ये उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात, रेशो पर बेस्ड होगा। बस भाई, लोकसभा में जो आरक्षण है, स्थानों का आरक्षण है, ये स्टेट वाइज पॉपुलेशन रेशो पर बेस्ड है। केवल 2 ही कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी। बात चल रही है महिला आरक्षण के लिए भी, क्योंकि यदि आप वर्तमान 17th लोकसभा देखोगे तो नंबर ऑफ फीमेल एमपीज केवल 81 ही है, अधिकांश मेल ही हैं। ये 17th लोकसभा जो अपने यहाँ चल रही है अभी, उसकी बात कर रहा हूं, फिगर पता होना चाहिए, 81 केवल महिलाएं हैं। तो पॉलिटिकल जस्टिस जेंडर आधारित नहीं है हमारे यहाँ भी, जेंडर में जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है पॉलिटिकल जस्टिस के मामले में, स्पेशली हम लोकसभा का फिगर देखें तो। इसलिए महिला आरक्षण की बात चल रही है। महिला आरक्षण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे महिलाओं को पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, इससे वुमेन सेंसिटिव इश्यूज को हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, और जेंडर बेस्ड जो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर बेस्ड जो हमारे वायलेंस है आदि पे भी उचित कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन अब इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत यह है कि जो महिलाएं आई हैं वो भी अधिकांश शहरी इलाकों से हैं या संपन्न परिवारों से हैं। यदि हमें पॉलिटिकल जस्टिस सही मायने देना है तो हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि रूरल इलाकों की महिलाएं, फीमेल्स और ऐसी फीमेल्स जो डिप्रेव्ड क्लास से हैं, जो वीकर सेक्शन सोसाइटी से हैं, हाशिए पे जो हैं, मार्जिनल सेक्शन सोसाइटी जो महिलाएं हैं, उनको इसमें हक मिल पाए, इसमें उनकी भाग नहीं बढ़ पाए। ठीक, तो ये कुछ मैंने आपको फैक्ट समझाए। मैंने ये भी कहा कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो फिक्स होता है, निश्चित अवधि होती है, राज्यसभा का भंगी नहीं होता, परमानेंट सदन है। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल का लोकसभा राष्ट्रपति भंग कर देता है। और बाद में एक बार छोड़कर केवल एक ही मौका ऐसा हुआ है जब 5 साल से अधिक उसको एक्सटेंशन देना पड़ा। अदरवाइज हमारे यहाँ लोकसभा 5 साल पूरे होने से पहले ही भंग हो गई है अभी तक। केवल एकमात्र जो बात थी वो जब इमरजेंसी लगी तो उसको 1 साल के रिश्ता दिया गया। जब देश में आपातकाल लगा होता है, इमरजेंसी लगी होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लोकसभा के कार्यकाल, अब इमरजेंसी लगी है तो उसमें ये तो है नहीं कि भाई मैं चुनाव करवाऊंगा इमरजेंसी के बीच में, आपातकाल तो दे अपन, वो तो रोकेगा नहीं। तो आपातकाल की स्थिति में ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी कभी इमरजेंसी होती है तो लोकसभा के टेन्योर को एक बार में 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो अपन ने एक्सटेंशन दे दिया 1 साल का, 2 महीने अच्छी नॉर्मल हो गई, तो अब क्या वो 1 साल का एक्सटेंशन रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपको इलेक्शन करवाने हैं। अब आप 1 साल पूरा उसको कैरी ऑन नहीं करोगे, भले आपने एक बार में 1 साल का एक्सटेंशन ले लिया था, बट क्योंकि अब इमरजेंसी नहीं रही तो फिर अब
जिस दिन से इमरजेंसी खत्म हुई या वापस ली गई उससे 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाने हैं। 6 मंथ का समय बचेगा। ये नहीं कि आप कहो कि सब 1 साल के लिए था, 12 महीने के लिए था और 10 महीने बचे हैं आप तो पूरा कर लें, ऐसा नहीं रहेगा। फिर एक्सटेंशन पीरियड बढ़ भी सकता है 1 साल से। ये एक बार में 1 साल से ज़्यादा, फिर दोबारा से संसद, और ये बढ़ाने का माने ये नहीं कि कोई भी बढ़ा देगा इसका, ठीक। इसके लिए प्रावधान है, इसके लिए संसद को ये हक दिया गया, अधिकार दिया गया कि वो एक्सटेंशन देगी। ये एक्सटेंशन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपस में बातचीत करके खुद ही सब एक्सटेंड कर लिए, ठीक। मैं ये पॉइंट दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पे ये पॉइंट पढ़िए, जब भी कभी देश में आपातकाल लगा होगा, इमरजेंसी होगी, द पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। तो ये कानून के माध्यम से होगा, ये किसी व्यक्ति की इच्छा है उस पर नहीं होगा। और ये वापस लेगा तो विद इन 6 मंथ आपको फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। केवल एक ही बार ऐसा हुआ है, तो ये कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मैं कुछ फैक्ट्स और लेता हूं, आजकल फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वो ये कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूट कब हुई, वो हुई 17 मई 1952 में। और पहले जनरल इलेक्शन कब हुए, 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुए, 52 में कंप्लीट हुए। पीएससी एग्जाम पूछा गया था एक बार। फर्स्ट सेशन कब हुआ लोकसभा का, 13 मई 1952, ठीक। और मैंने कहा था पॉपुलर चैम्बर है, लोग डायरेक्टली चुनते हैं, ये इसकी विशेषता है। क्लियर हो गया, ठीक। तो ये सब इसकी कितने मेंबर्स हैं क्या। एक पॉइंट और रह गया है लोकसभा के संदर्भ में, वो भी जानना चाहिए कि यदि को पूछे कि क्या लोकसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों तरह के मेंबर्स होते हैं, तो थे, इलेक्टेड नॉमिनेट थे। लेकिन अभी लोकसभा में 2 मेंबर जो नॉमिनेट होके आते थे उनको 2019 से हटा लिया गया है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 104 संविधान संशोधन हुआ था, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें एंग्लो इंडियन कमिटी से 2 लोग जो यहाँ पे नॉमिनेट होके आते थे उन्हें अब हटा लिया गया है। एंग्लो इंडियन, ठीक। कौन है ये एंग्लो इंडियन? माता पिता में से कोई एक भारतीय और कोई एक अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज का मतलब ये समझना कि ब्रिटिशर्स ही। भारत में समय समय पे यूरोपियंस आए हैं। इधर पर देखें एंशिएंट इंडिया में तो पहले पुर्तगाली आए, फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए। तो ये जो लोग यहाँ आए और यहाँ के लोगों से उन्होंने जो वैवाहिक संबंध किए, स्पेशली भारतीय लड़कियों या भारतीय महिलाओं के साथ विवाह किया, कुछ नहीं रह गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस रह गए। तो इनके जो बच्चे थे उनको ये प्रिविलेज दिया गया था और उनके लिए ये 2 नॉमिनेट करने का प्रावधान था। लेकिन कंडीशन ये थी कि जब राष्ट्रपति को लगता है कि इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हाउस में नहीं आया है आफ्टर इलेक्शन लोकसभा का, तो 2 सीट्स इनको नॉमिनेट कर सकते थे, ठीक, नॉमिनेट कर सकते थे। पिछले कुछ समय से एंग्लो इंडियन की संख्या बहुत तेजी से कम हुई है और सरकार का मानना है कि एंग्लो इंडियन को अब इस पर जरूरत नहीं है, तो सरकार ने इसको हटा लिया है। ये बहुत विवाद रहा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए एंग्लो इंडियन क्या है, क्या पूरी स्थिति है। एंग्लो इंडियन में एक चीज समझना है आपको कि साल 1952 से लेकर 2020 तक हर एक लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया गया था। ये इधर से बदलाव आया है, 2020 के बाद बदलाव आया है, ठीक, किया गया था। और ये भी समझना है कि ये जो नॉमिनेट होके आते हैं मेंबर्स, ये हर मामले में इक्वल होते हैं। नॉमिनेट मेंबर्स का मतलब ये है कि सारी शक्ति इनकी समान है। ये चाहे तो ये कोई कानून भी ला सकते हैं, प्राइवेट बिल, ये चाहे तो किसी पार्टी को ज्वाइन भी कर सकते हैं,
लेकिन नॉमिनेट होने के 6 महीने के अंदर, उसके बाद नहीं। ठीक, ये चाहे सदन की कार्रवाई भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ ना होगा, लेकिन एक ही मामला ऐसा है जहाँ पे नॉमिनेट मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स में फर्क किया गया। वो ये किया गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेट मेंबर्स वोट नहीं डालते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, भाई राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करता है, वही उसका वोट डाल रहे हैं उसके इलेक्शन में, तो हितों में टकराव ना हो इसलिए ये नियम बनाया गया है कि ये उसके इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो मैंने एंग्लो इंडियन वाला जो पूरा मामला था वो समझा दिया। एंग्लो इंडियन किंग को कहा गया, क्या चीज़ें हैं, ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दी। ठीक, ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे रही है। अब इसके आगे का डिस्कशन जो है वो हम कल इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू दिया है। अब यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लीजिए।